Welcome, friend. Welcome to Intellect. Today we are going to discuss about the wave theory and uh, how we will do analysis in wave theory. Basically, ये छोटा सा एक पार्ट होगा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा, जिसमें हम सीखेंगे कि वेव थ्योरी होती क्या है, वेव थ्योरी के क्या क्या इश्यूज होते हैं, किस तरह से उन इश्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक इंट्रो पार्ट होगा। ये कोर्स अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अक्टूबर में। तो उसी का एक ये इंट्रो वाला पार्ट है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि हम क्या करने वाले होते हैं या हम क्या करेंगे इस पूरे कोर्स के दौरान, हम क्या सीखेंगे इस पूरे कोर्स के दौरान, और वो हमें हमारे ट्रेडिंग जर्नी में किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग या वेव थ्योरी की, बेसिकली तो वेव थ्योरी में हम सबसे जाएंगे सबसे पहले बेसिक्स में। और बेसिक स्टार्ट करने से पहले ये एक छोटा सा कोट है, और ये कोट कहता है कि ऑलवेज थिंक इन प्रोबेबिलिटी, नॉट द सर्टेनिटी, एब्सोल्यूट और गारंटी। जब भी आप स्टॉक मार्केट में जो भी काम कर रहे हो, है ना, वो हमेशा प्रोबेबिलिटी में सोच के करना है आपको। ठीक है, हमेशा प्रोबेबिलिटी का ही ध्यान रखना है आपको कि मैं जो भी कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर काम के, यानी कि मैं अगर यहाँ से पर्टिकुलर पॉइंट से मैं बुलिश हूँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि मार्केट मेरे जस्ट अपोजिट चला जाए। ठीक है, अगर मार्केट मेरे अपोजिट चला जाता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा प्रोबेबिलिटी में ही सोच के काम करना है। ना कि हमेशा बस ये सोचो कि एकदम यहाँ से तो मार्केट पलटेगा ही पलटेगा, या ये तो गारंटेड है कि यहाँ से इसको ऊपर जाना ही जाना है, अब कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं है, जितना जाना था मैक्सिमम ये जा चुका है, अब यहाँ से पलट ही जाएगा। तो इन चीज़ों पे हम कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, वी ऑलवेज थिंक इन प्रोबेबिलिटी, और हम जो भी एनालिसिस करते हैं उसी को प्रोबेबिलिटी के साथ करते हैं कि जो हम केस बना रहे हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी सक्सेस की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसके फेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर वो फेल होता है तो उसके बाद में क्या हमारा व्यू होना चाहिए, और हमें कैसे पता चलेगा कि जो सर्टन व्यू हमने बनाया था वो व्यू कैंसल आउट हो चुका है और उसकी जगह नया डायरेक्शन हमें मिल रहा है। वो छोटे-छोटे पॉइंट्स हम इस पूरे कोर्स के दौरान सीखते हैं। ठीक है? इस पूरे कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है? पहला पार्ट है बेसिक। ठीक है? यानी कि हम बेसिक सीखेंगे, और सेकंड पार्ट होता है इसी का एडवांस। एडवांस में मैंने बेसिक पार्ट में क्या सीखेंगे कि पैटर्न्स क्या होते हैं, पैटर्न्स को रेट कैसे करते हैं, पैटर्न आइडेंटिफाई कैसे होता है। एडवांस पार्ट में हम उसी का ट्रेडिंग वाला पार्ट सीखेंगे। एडवांस पार्ट में जैसे हम एक्सपी के बारे में सीखेंगे, मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न के बारे में सीखेंगे, ऑन चार्ट उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके बेसिक वाले पार्ट की बात करें, चूंकि ये इंट्रो वाला पार्ट है तो हम सिर्फ बेसिक इंट्रो वाला पार्ट कवर करेंगे, और इसके साथ में जो इश्यूज हैं वेव थ्योरी में, एलाइड वेव थ्योरी में, उनको डिस्कस करेंगे। उसके साथ में हम ये भी बताएंगे कि हम कौन कौन से इश्यूज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। तो हिस्ट्री स्टार्ट होती है राल्फ रैंसन एलियट से। ये वो पर्सन है जिन्होंने, ये अमेरिकन से चार्टर्ड अकाउंटेंट है बेसिकली। आप सबको पता होगा, अगर आपने एलियट वे के बारे में सुना है तो आपको इनका इंट्रो अच्छे से पता होगा। मैं आपको इनका इंट्रो देके बोर नहीं करूँगा। ठीक है, इन्होंने कुछ सर्टन रूल बनाए थे। मोर देन 100 ईयर्स ऑफ डेटा, चार्ट डेटा को इन्होंने एनालिसिस किया, और उसके बाद में इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट ऑलवेज वर्क इन सम सर्टन पैटर्न्स। ठीक है, और उन्होंने एक पूरा आर्टिकल, एक ब्लॉग पब्लिश किया। बाद में उसी ब्लॉग को इन्होंने एक बुक में पब्लिश किया, जो कि द वेव थ्योरी प्रिंसिपल्स के नाम से मशहूर हुआ। ठीक है, अब इनके थ्योरी में था क्या, बेसिकली इन्होंने जो आइडेंटिफाई किया, ये मैं सिर्फ बेसिक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, हम यहाँ पे कोई एडवांस चीज़ नहीं कर रहे। एक्चुअली राल्फ आर्यन एलियट ने क्या चीज़ें डिस्कवर की उनकी स्टडी में, हम वो बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले इन्होंने बोला कि मार्केट ऑलवेज वर्क इन अ 5 वेव, है ना, इसको हम 1 2 3 4 5 का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 के पार्ट में जा रहा है। तो इसमें जो 1 3 और 5 होता है इसको हम इम्पल्सिव बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इम्पल्सिव पैटर्न, और यू कैन से आप इम्पल्सिव, या और यू कैन से ट्रेंडी डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम एक्शंस भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट में। फिर आता है इन एक्शंस के जो अपोजिट रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं करेक्टिव फेस और करेक्टिव वेव। ठीक है, तो मार्केट हमेशा
इम्पल्स और करेक्टिव वेव के फॉर्म में काम करता है। जो करेक्टिव होते हैं, यानी कि जैसे ये वेव 2 हुआ और यहाँ पर वेव 4 हुआ, तो ये जो करेक्टिव होता है, ये सर्टेन पैटर्न के फॉर्म में हो सकता है। तो ये को पैटर्न कौन-कौन से हो सकते हैं? सिंपल सा फ्लैट हो सकता है, ज़िगज़ैग हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है। ट्रायंगल में ये कुछ भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टिंग हो सकता है, एक्सपांडिंग हो सकता है या अदर टाइप हो सकता है। ठीक है? तो ये बेसिक थ्योरी है। इसी थ्योरी में वो आगे और ऐड करते हैं कि जब हमारा ये 5 पार्ट कंप्लीट हो जाता है, 1 2 3, ठीक है? 4 5, ये जब 5 पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं हमारे, तो इसके बाद में हम इस पूरे को वेव 1 बोलते हैं। ठीक है? यानी कि 5 वेव कंप्लीट हुआ, उसके बाद में इन पूरे 5 को हम एक सिंगल नाम से रिप्रेज़ेंट करेंगे, वेव 1। फिर उसके बाद में जो करेक्शन आएगी उसको वेव 2, और इसी तरह से मार्केट आगे चलता जाएगा 1 2 3 4 5 के फॉर्म में। और जब ये 5 कंप्लीट हो जाएगा तो वापस उस 5 को हम वेव 1 बोल देंगे। तो मार्केट हमेशा इसी तरह से नेस्टेड फॉर्म में या तो ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर आएगा। ये बेसिक थ्योरी है। ठीक है? अब इस बेसिक थ्योरी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हम इश्यूज़ को वन बाय डिस्कस करते हैं। पहला इश्यू क्या है यहाँ पर? कॉम्प्लेक्सिटी का। ठीक है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्सिटी का इश्यू है, ये हर वेव एनालिसिस को आता है। ठीक है? चाहे वो इलेट वेव हो, न्यू है, जो भी हो, ये कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो इश्यू है, वो एग्ज़िस्ट करता है। अनटिल एंड अनलेस वो सर्टेन रूल के थ्रू ना जाए। ठीक है? तो पहले समझते हैं कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि कोई पैटर्न बना है, ये सपोज़ ये कोई पैटर्न बना है, इस पैटर्न के अंदर कोई एक लेग है, ये भी अपने आप में एक पैटर्न है, और उसके अंदर कोई एक लेग है, वो भी अपने आप में एक पैटर्न है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे-जैसे चीज़ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, पैटर्न इनसाइड पैटर्न आता जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इट वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर लेग, कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो भले उनका स्टार्टिंग पॉइंट सही भी रहा हो, बट जैसे ही पैटर्न इनसाइड पैटर्न आना चालू हो जाता है, तो वहाँ पर उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होता है। सो इट्स रियली वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई पैटर्न इनसाइड पैटर्न। तो जब कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है, तो इलेट वेव वहाँ पे फेल हो जाती है। ठीक है? फिर आता है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक चार्ट को मल्टीपल वेव एनालिसिस को दो। ठीक है? अब एक चार्ट जब मल्टीपल एनालिसिस के पास आता है, तो क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ से स्टार्ट करेगा चार्ट में, और उसको ए, बी, सी या 1, 2, 3 से मार्क करना स्टार्ट करेगा। कोई दूसरा वे एनालिसिस होगा, वो इसको पर्टिकुलर यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर वो ए, बी, सी, 1, 2, 3 को मार्क करना स्टार्ट करेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ा ये आता है कि यहाँ पे कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, जो आपको ये बता सके कि एक्चुअल में स्टार्ट पॉइंट क्या होना चाहिए। और कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि पर्टिकुलर चार्ट पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और हमें कहाँ से हमारे एनालिसिस को स्टार्ट करना है। तो इसके लिए एलेट वेव थ्योरी में कोई रूल है ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मल्टीपल वेव एनालिसिस जो एनालिस्ट होते हैं, उनके पास मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स आ जाते हैं। कोई भी एक ही चार्ट पर कोई फ्लैट पैटर्न निकाल के ला रहा होता है, उसी चार्ट पर कोई ट्रायंगुलर पैटर्न निकाल के ला रहा होता है, कोई उसी चार्ट पर 1 2 3 मार्क कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उनका स्टार्टिंग पॉइंट में का इशू होता है। क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स्ड रूल है ही नहीं, जो हमें ये बता सके कि एक्चुअल में हमें किस पॉइंट से वेव एनालिसिस करनी चाहिए। ठीक है? फिर आता है प्राइसिंग और टाइमिंग का इशू। बेसिकली जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेव ए बना, ठीक है? इसके बाद में वेव बी बना। तो वेव बी का इशू ये है कि वेव बी में कितना टाइम लगेगा, इसका कोई रूल नहीं है। ठीक है? वेव बी प्राइस वाइज़ कितना और एक्सटेंड हो सकता है, इसका कोई रूल नहीं है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जब आप चार्ट पे काम करते हो तो आपको लगने लगता है कि वेव बी यहाँ पे फिनिश हो चुका है, और यहाँ से अब सीधा नीचे आएगा। बट वो क्या होता है, वो एक्सटेंड होना चालू हो जाता है। आपको लगने लगता है इस वाले पॉइंट से कि यहाँ से नीचे आएगा, बट वो और उल्टा एक्सटेंड होने लग जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर प्राइस और टाइमिंग का बहुत इश्यू होता है, जहाँ पे आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर वेव कितना कहाँ पर जाके एक्सटेंड होगा, और उसके बाद में एक्सटेंड होना बंद हो जाएगा, या वेव सी आएगा तो वेव सी कितना जा सकता है, इसका कोई प्रॉपर रूल नहीं है। ठीक है? फिर आता है डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफ़ाई पैटर्न्स। यहाँ पर आइडेंटिफ़ाई पैटर्न में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर, कि यहाँ पे कोई प्रोसेस है ही नहीं। कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो,
एलिट वेव थ्योरी में कि यहाँ पे इस पॉइंट से आप स्टार्ट करो। पहला तो स्टार्टिंग पॉइंट का इशू है, दूसरा किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का कोई प्रोसेस ही नहीं है, जिससे कि हम ये बता सकें कि ये इम्पल्सिव पैटर्न आइडेंटिफाई होगा या करेक्टिव पैटर्न बनेगा। इसका कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट्स वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई पैटर्न यूजिंग एलिट वेव थ्योरी। ठीक है? फिर इसमें और भी दूसरा इशू है कि ये जो थ्योरी है, आप चाहे एलिट वेव थ्योरी बोलो या न्यू वेव थ्योरी बोलो, ये इशू दोनों में रहता है कि नॉट सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ मार्केट। यानी कि आप इसको एफ एंड ओ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। चार्ट जैसे कि विक्स होता है, विक्स वाले चार्ट पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे स्टॉक्स जिसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, वहाँ पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। एफ एंड ओ वाले जो चार्ट होता है, जिसमें कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस वाले जो चार्ट होते हैं, उस पर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है? चाहे आप वेव थ्योरी एलिट वेव थ्योरी इस्तेमाल करो या चाहे न्यू वेव थ्योरी इस्तेमाल करो, ये इशू दोनों में रहता है। आप इस एक पर्टिकुलर चार्ट पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि केस डेटा होता है। केस डेटा के अलावा यहाँ पर और किसी चार्ट पर इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। ठीक है? फिर आता है नो क्लियर रूल फॉर एंट्री एंड एग्जिट, जो कि यहाँ पर कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है जो कि आपको ये बता दे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से कि आपको स्टार्ट करना है या एंट्री लेना है, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको एग्जिट हो जाना है। ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसकी बदौलत आप इसको ट्रेड कर सको, चाहे वो एलेट वे हो चाहे वो नियो वे हो। ठीक है? फिर आता है लिमिटेड इन कॉम्प्लेक्स करेक्टिव फेज। कॉम्प्लेक्स करेक्टिव फेज क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी हुई, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 0, 1, 2 एंड 3। जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 0 से 3 की ओर बढ़ते हैं, तो क्या होता है, पैटर्न इनसाइड पैटर्न और उसके भी इनसाइड में पैटर्न आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 की तरफ, ये बहुत ही हार्ड हो जाता है टू आइडेंटिफाई अ पैटर्न। अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 समझ में आ गई, अगर आपको ये पहले पता चल जाए कि पर्टिकुलर लेग अपने आप में एक पैटर्न बनेगा, तब तो आप इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एट इंटेलेक्सिस वी विल आल्सो लर्न हाउ वी विल डू दिस। ओके, इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है नॉट रिकमेंडेड फॉर एफ एंड ओ ट्रेड्स। अगर आपको एलिट वेव थ्योरी का इस्तेमाल करके कोई एफ एंड ओ में ट्रेड लेना है या कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी को प्ले करना है, तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। या सिंपल सा आपको आपको ऐसा, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना है, ठीक है? अगर एक ट्रायंगुलर पैटर्न में आपको ऐसा लगने लगता है कि इस वाले पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगा। अब होता क्या है कि इस वाले पॉइंट से मार्केट ऊपर तो जाएगा, मगर वो करेक्टिव फेज में जाता है, तो ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो अगर आपने ये सोचा कि यहाँ से मार्केट ऊपर रहेगा, तो आप यहाँ पे कॉल खरीद के बैठ जाओ और उसके रिस्पेक्ट में एक और पुट शॉर्ट कर दो, ऐसा कुछ करोगे आप, कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो, तो उसकी वजह से आपको लॉसेस हो सकते हैं। क्यों लॉसेस हो सकते हैं? या तो आपका जो कॉल का प्रीमियम है वो ज़ीरो हो जाएगा, या सडन फॉल की वजह से जो आपने पुट शॉर्ट किया है, उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है? तो ये कंप्लीटली अवॉइड किया जाता है कि हम एफ एंड ओ स्ट्रेटेजी एलिट वेव या न्यू वेव थ्योरी के थ्रू ना प्ले करें। ठीक है? या कोई फ्यूचर्स में ट्रेड ना लें। आपको जो ट्रेड लेनी है वो एक पर्टिकुलर केस में आप ले सकते हो। ठीक है? इसको दूसरे पार्ट में ट्रेडिंग वाले पार्ट में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि किस तरह से हम यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है? और हम यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि विदाउट पैटर्न हम मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं न्यू वेव के थ्रू। और ये चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एट द एंड हम बिना पैटर्न आइडेंटिफाई किए पर्टिकुलर लेग को, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो, जो भी लेग है, उसको हम कैसे ट्रेड करें विदाउट आइडेंटिफाइंग इट, विदाउट मार्किंग एनी पैटर्न, हम मार्केट को ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर एक और इशू होता है, वो इशू कौन सा है? चैलेंज इन कन्फर्मेशन कन्फर्मिंग द पैटर्न्स। ठीक है? कोई पैटर्न बना है, वो पैटर्न फिनिश हो चुका है या नहीं, इसका कोई कन्फर्मेशन रूल रिलेटिव थ्योरी में नहीं है। ठीक है? चाहे वो फ्लैट पैटर्न हो, चाहे वो जिग-जैग हो या ट्रायंगुलर पैटर्न हो, यहाँ पर कोई क्लियर गाइडेंस नहीं है। इसके अलावा जो रिलेटिव थ्योरी इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ में और भी इश्यूज़ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें लगने लगता है कि यहाँ पर एक फ्लैट पैटर्न बनने में लगता है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर ए बना, बी बना और ए सी बना। तो यहाँ पे उन्हें लगने लगता है रिलेटिव, जो भी थ्योरी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें लगने लगता है कि यहाँ पर एक फ्लैट पैटर्न बना है, तो यहाँ पर वो ज़ीरो बेस ट्रेड लाइन बना के बैठ जाते हैं।
और फिर वो कन्फर्मेशन का वेट करते हैं, ठीक है? अब होता क्या है अब यहाँ पे होता क्या है कि वो फ्लैट बनने की जगह वो ट्रायंगुलर पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो एलियट वेव थ्योरी एनालिस्ट होते हैं, उनके साथ में ये इश्यू हमेशा रहता है। उन्हें लगने लगता है कि यहाँ पर ये बनेगा, उसकी जगह दूसरा पैटर्न बन जाता है। तो ये जो इश्यूज़ होते हैं न्यू वेव थ्योरी में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या ये फ्लैट पैटर्न ही बनेगा या ये ट्रायंगल में ही जाएगा। सिर्फ़ 2 लेग जो बनती है स्टार्टिंग की ए और बी, इसके थ्रू हम ईज़िली बता सकते हैं कि या क्या ये फ्लैट बनेगा या ये ट्रायंगुलर पार्ट में जाने वाला है। क्या ये ज़िगज़ैग बनेगा या ज़िगज़ैग नहीं बनेगा, ये फ्लैट या दूसरे पैटर्न में जाएगा। सिर्फ़ 2 जब लेग बनती हैं, तो हम इसमें ईज़िली बता सकते हैं कि ये कौन-सा पैटर्न यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है? इसके अलावा जो सबसे बड़ा इश्यू आता है एलियट वेव थ्योरी में, वो होता है कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 का। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पैटर्न इनसाइड पैटर्न जब बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये मेरे पास वेव 1 है, इसके बाद में वेव 2 बना, वेव 3 अपने आप में 5 पार्ट में गया है, जिसकी वेव 4 अपने आप में एक ट्रायंगुलर पैटर्न है, ठीक है? तो ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि ये जो वेव 4 है, अभी जो बड़ा वाला वेव 3 ये फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है? अभी वेव 3 के बाद में जो वेव 4 है, वो अपने आप में एक पैटर्न बन रहा है, ये हम ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। इसके सर्टेन रूल्स होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 को आइडेंटिफ़ाई करने में हमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इश्यूज़ आता है, वो होता है एक्स वेव का, ठीक है? जब कॉम्प्लेक्स करेक्शंस बनती हैं, करेक्शन आफ्टर करेक्शन होता है, तब वहाँ पर एक्स वेव बनती हैं। मोस्ट ऑफ द इलाइट वेव थ्योरी जो भी इस्तेमाल करते हैं, एनालिस्ट होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि बेसिकली एक्स वेव का मतलब क्या होता है। एक्स वेव कब बनेगी, कब एक्स वेव स्मॉल बनेगी, कब एक्स वेव लार्ज बनेगी, ठीक है? तो ये चीज़ हम पहले आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं क्या? हाँ, हम पहले ही आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि एक्स वेव जो है स्मॉल एक्स वेव बनने वाली है या एक्स वेव जो बनेगी वो लार्ज एक्स वेव बनेगी। हम वे पहले ही बता सकते हैं कि अब यहाँ से एक्स वेव ही बनेगी। इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एट इंटेल एक्सेस व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस इश्यूज़ और उनको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने कहा एक्स वेव का मिसिंग वेव कब बनेगी, कब इस मिसिंग वेव नहीं बनने वाली, क्योंकि एक एडवांस कॉन्सेप्ट होता है मिसिंग वेव का न्यू वेव थ्योरी में। तो कब बनती है मिसिंग वेव और कब नहीं बनेगी मिसिंग वेव, और हम कैसे पता करें कि यहाँ पर कोई वेव है, वो मिसिंग वेव है या नहीं है। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हम ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? तो एट इंटेलेक्सिस वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग इन डिटेल कि कब हमें एक्सओ पे ध्यान देना है, कब एक्सओ पे ध्यान नहीं देना है, कब एक्सओ बनेगी, कब हम पहले पता कर लेंगे कि एक्सओ बनेगी कि नहीं बनेगी। इसके अलावा कि कैसे हम डील करें, ये कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 में जा रहा है या कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 2 रहेगा या 1 रहेगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम इंटेलेक्सिस पे सीखते हैं, वो है कि पर्टिकुलर लेग, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए एक वेव ए बना, ठीक है? क्या वेव ए यहाँ पर फिनिश हो चुका है या नहीं? ये सारी चीज़ें हम इंटेलेक्चुअल्स पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मुझे ये पहले ही बता दे कि पर्टिकुलर लेग यहाँ पर फिनिश हो चुकी है या नहीं। अब ये वेव भी जा रही है। अब वेव भी जो जा रही है, क्या ये वेव भी यहाँ फिनिश हो चुकी है या नहीं? क्या मैं पता कर सकता हूँ? तो हाँ, हम क्लियरली कुछ रूल्स बताएँगे आपको, जहाँ से आप जिसका इस्तेमाल करके आप पहले ही बता सकते हो कि पर्टिकुलर लेग भी सी, डी फिनिश हुआ है या नहीं? क्या ये ओवर एक्सटेंड होगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में या यहाँ पे ये फिनिश हो चुका है? इस ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास लग जाए तो जो ट्रेड आप लेते हो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई पैटर्न बना, ये ए वेव बना, ठीक है? अब इसके बाद में वेव बी के लिए मार्केट ऊपर जा रहा है। अब आपको लगने लगता है कि ये जो फॉल आया है छोटा-सा ये फॉल आया, इसके बाद में ये सी के लिए जा रहा है। बट होता-उल्टा ही मार्केट यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, पर्टिकुलर पॉइंट पर एक छोटा-सा फॉल आया, तो आपको लगने लगता है कि अब यहाँ से वेव सी के लिए स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ पे फिर शॉर्ट करने की कोशिश करते हो या एवरेज आउट करने की कोशिश करते हो, बट मार्केट फिर से ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो अगर आपको ये पहले ही पता चल जाए कि नहीं ये वेव पर्टिकुलर वेव बी है, ये भी यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है, ये यहाँ पे फिनिश हुआ है। तो आपने ये जो यहाँ लॉस किया, ये यहाँ लॉस कर एवरेज आउट करोगे,
ये आप ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। तो जो मार्केट का रिवर्सल आइडेंटिफ़ाई करने के जो इश्यूज़ होते हैं इलीट वेव थ्योरी में, आप उसमें साइकोलॉजिकली कभी स्टक नहीं होंगे। अगर आपको ये पहले ही पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर लेक यहाँ पे फिनिश हुई है या नहीं, ठीक है? ये पर्टिकुलर लेक यहाँ फिनिश हुई है या नहीं, ये पर्टिकुलर लेक यहाँ पे फिनिश हुआ है या नहीं, या ये यहाँ पे फिनिश हुआ है या नहीं। अगर आपको ये पता चल जाए, तो आप ये जो साइकोलॉजिकल जो लॉसेस छोटे-छोटे लॉसेस करते रहते हो, जो कि आगे चल के बड़े बन जाते हैं, वो करना बंद कर दोगे। ठीक है? तो यहाँ पर ये छोटी-छोटी चीज़ें फिर हर पैटर्न को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये पर्टिकुलर पैटर्न फ्लैट है, या फ्लैट ही रहेगा या नहीं? क्या आगे चल के ये ट्रायंगुलर पैटर्न तो नहीं बन जाएगा? ये फ्लैट की जगह ज़िगज़ैग पैटर्न है 5-3-5, ये फ्लैट ये ज़िगज़ैग पैटर्न ही रहेगा या नहीं? या आगे जाके कोई नया पैटर्न या कॉम्प्लेक्स पैटर्न का कोई भी एक लेग तो नहीं बन जाएगा? ठीक है? इस तरह से अ, कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगुलर पैटर्न है, एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, न्यूट्रल ट्रायंगुलर पैटर्न, डायमेट्रिक, सिमेट्रिकल, ये सारे पैटर्न हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इम्पल्सिव पैटर्न हुआ, टर्मिनल पैटर्न हुआ। ये सारे पैटर्न हम और इनके जो क्लियर डिफाइंड रूल्स हैं, जिससे हम ये आइडेंटिफ़ाई करें कि पर्टिकुलर पैटर्न ये वही पैटर्न है या नहीं है, और उसके बाद में क्या होगा। एक्यूरेट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप रूल्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है? ख़ास जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 को डील करना। एट इंटेलेक्सिस वी विल लर्न हाउ टू डील विद कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3। यहाँ पर रूल हो सकता है आपको अभी भी पता हो, फ्लैट का रूल क्या है, जिगजैग का रूल क्या है, बट बात जब लाइव चार्ट पर आती है, तो कैसे आइडेंटिफ़ाई करें? अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब पे जो वीडियोज़ रखे हुए हैं फोरकास्ट वाले, उसमें देखा होगा, तो मैं अपनी मार्किंग को इतनी जल्दी कभी चेंज नहीं करता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म की मार्किंग भी आपको ईज़िली पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ से मार्केट यही पैटर्न बनाएगा, इसके अलावा कोई और नहीं बना रहा है। यहाँ से मार्केट ये नीचे आएगा और फिर इसके बाद में ऊपर जाएगा। आप मेरे पुराने यो फ़ोरकास्ट वाले वीडियो देख सकते हो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम